आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से जनरल साइंस का पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूँ। ये जो सीरीज जो होगा, जितने भी रेलवे के एग्जाम होने हैं, अगर उसमें जैसे साइंस पूछा जाता है तो ये सीरीज आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज बेसिकली मैंने कहाँ से लिया हूँ, ये आरआरबी जेई से लिया हूँ। और ये आरआरबी जेई से ओनली क्या है, ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। मैंने आपको फिजिक्स वाला पोर्शन डन कर दिया है, जेई का पार्ट। आज मैं आपको आपके लिए क्या लेके आया हूँ, केमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, तो ये 16 दिसंबर 2024 में सीबीटी 1 में पूछा गया सारे क्वेश्चन हैं। ओके, तो केमिस्ट्री आज पोर्शन करेंगे। केमिस्ट्री का भी सिमिलर वे में जैसे फिजिक्स का कवर किया उसी प्रकार केमिस्ट्री को कवर करेंगे। देन उसके बाद क्या कवर करेंगे, बायोलॉजी को, बायो पार्ट को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में समझेंगे फर्स्ट। उसके बाद बोल रहा है प्रतिनिधित्व नहीं करता है, उसका आंसर देना है। जो प्रतिनिधित्व करता है उसको नहीं आंसर करना है, किसको आंसर करना है, जो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ओके, अब देखेंगे कौन कौन, अब होता क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है, अम्ल और क्षार के बीच रिएक्शन होता है। अम्ल और क्षार को एक साथ, ठीक है, अम्ल और क्षार का रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म होता है, लवण और जल। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक अम्ल हो दूसरा क्षार हो, अम्ल और क्षार को रिएक्शन आपस में रिएक्शन कराते हैं तो मुझे लवण और जल देता है वो रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में। तो वो कैसा रिएक्शन है, उदासीनीकरण रिएक्शन है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या लवण और जल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्या है, Na2CO3 और HCl। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, H जनरली H स्टार्ट हो रहा है किसी स्टार्टिंग एलिमेंट यदि H से है तो मोस्ट केस में वो क्या होता है, एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता है। और कोई भी कंपाउंड में यदि OH इंड होता है तो वो कंपाउंड कैसा होता है, जनरली क्षार होता है। क्षार बोले तो बेस। ठीक है, तो आपको एक तरीका हो गया आइडेंटिफाई करने का, क्या हाइड्रोजन दिखा फर्स्ट एलिमेंट तो समझ सकते हैं वो एसिड है, और लास्ट में OH आयन देखा तो क्या समझ सकते हैं, OH रहा तो बेस समझ सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखूं, Na2CO3 क्या है, ये एक हाईली बेसिक नेचर का कंपाउंड है Na2CO3, और HCl हाईली एसिडिक है। ठीक है, एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है तो क्या मिलना चाहिए, लवण और जल। लवण तो मिल रहा है NaCl और जल भी मिल रहा है, बट एक्स्ट्रा क्या मिल जा रहा है मुझे, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, गैस है। तो उदासीनीकरण रिएक्शन का तो ऐसा कुछ नहीं था, गैस उसमें नहीं बनना था, क्या बनना था, लवण और जल। ओके, इसको लेट करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं कि ये मेरा ऑप्शन के करीब हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन देखें, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। उसके बाद क्या है, NaOH, ये OH है तो क्या मान लेंगे, बेस, और एसिड है ये। बेस और एसिड रिएक्शन करने के बाद क्या मिलता है, लवण और जल मिल रहा है, तो ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। थर्ड वाला देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, अम्लराज वही बोलते हैं। ये अम्लों का राजा कहा जाता है किसको, H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को। और ये देखिए COH2, ये क्या है, बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है, तो ये भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए फोर्थ वाले में HCl क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। एसिड बेस का रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, नमक और जल। ये भी क्या है मेरा, ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बट कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें देखिए एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, तो ये क्या नहीं है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का पार्ट में नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके,
तो आपको जब भी आपको उदासीनीकरण का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अम्ल और क्षार बोले तो एसिड और बेस का रिएक्शन करने के बाद क्या मिले, सॉल्ट और वाटर जब मिले तो ऐसा अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऐसे अभिक्रिया को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। इससे क्वेश्चन एक जनरली क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, आपके जेई हो कोई भी टेक एग्जाम हो रेलवे में, बेसिकली एक क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्षार और अम्ल का रिएक्शन से एक क्वेश्चन श्योर रहते हैं। तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अब इसको मैं आपको डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखिए ये क्या है, एसिड है। एसिड का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, बेस के साथ। क्या फॉर्म हो रहा है, देखिए सॉल्ट और वाटर, जो आपको प्रीवियस मैंने समझाया था, क्या बन रहा है, पानी और लवण फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, एसिड और बेस का कॉम्बाइंड कर दे, उसको रिएक्ट कर दे, रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, लवण और वाटर यानी कि जल मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, पीएच स्केल में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है। गहरा नीला, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डार्क ब्लू। ठीक है, डार्क ब्लू रंग डैश को दर्शाता है, यानी कि पीएच स्केल बेसिकली तीन चीज को दर्शाता है। फर्स्ट क्या है, एसिडिक नेचर, एसिडिटी, एसिड बेस, और तीसरा न्यूट्रल। ठीक है, अब एसिडिटी मतलब क्या हुआ, अम्लीयता, बेसिसिटी मतलब क्षारीयता, और न्यूट्रल का मतलब उदासीनता। ठीक है, ये तीन चीज ही को किसने बताता है, पीएच स्केल। अब मैं पीएच स्केल को एक बार समझू तो पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेसन नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने पीएच स्केल पे काम किया। उसने बताया कि 0 से लेके 0 से ज्यादा और 7 से कम के बीच का यदि पीएच वैल्यू रहा तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोल देंगे। ठीक है, यानी कि अम्ल बोल देंगे। 7 से लेके 14 के बीच में पीएच रहा, 14 के बीच में पीएच रहा, इसको क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षार। ठीक है, अब उसने बोला 7 में क्या होगा, 7 ऐसा एक पॉइंट है जहां में एसिडिटी और बेसिसिटी का नेचर क्या होता है, जैसे एसिडिटी एंड होता है और बेसिसिटी स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, वहां क्या होता है, उदासीनता होता है, ना ही एसिडिटी होता है ना ही बेसिसिटी होता है, यानी ना ही अम्लीयता होता है ना ही क्षारीयता होता है। तो होता क्या है, उसको बोलते हैं उदासीनता। ठीक है, तो सोरेसन नाम के साइंटिस्ट ने ये तीन टर्म्स को समझाया किसके थ्रू, पीएच स्केल के थ्रू। उसने बोला यदि आपका यानी कि आपका पीएच का वैल्यू 0 से लेके 7 तक, 7 से कम रहा, उसको उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक यानी कि अम्लीयता। 7 रहा, एग्जैक्ट 7 रहा तो उदासीनता, और 7 से ज्यादा 14 के बीच रहा तो क्षारीयता। तो इसने बताया। ठीक है, तो अब बोल रहा है किस किस कंडीशन में कैसा कलर देता है। तो आप मैं आपको एक चीज समझाऊं, मैं आपके लिए डायग्राम लेके आया हूं। अब मुझे बताइए एसिडिक नेचर, ये सपोज 0 है, ये 7 है न्यूट्रल, 7 से 14। अब पूछा है आपका ऐसा कौन सा स्टेट यानी कि कौन सा एसिडिटी या बेसिसिटी में डार्क ब्लू यानी कि डार्क ब्लू शो करता है। तो डार्क ब्लू देखिए तो ये कलर है। ठीक है, अब मैं इसको समझा दूं, एसिडिटी जो है, इधर चलेंगे तो एसिडिटी क्या होता है, घटता है। तो एसिडिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगा, 0 के जस्ट बाद। बेसिसिटी क्या होता है, यानी कि क्षारीयता इधर से क्या जाने पे बढ़ता है। अम्लीयता 0 से 7 की ओर जाएंगे तो क्या होता है, घटता है। ठीक है, उसी प्रकार 7 से 14 की ओर जाएंगे तो बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता क्या होता है, बढ़ता है। आपको ध्यान रखना होगा कि जब 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं 7 की ओर चलते हैं तो एसिडिक नेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। ठीक है,
फिर 7 से क्रॉस करते हैं तो बेसिसिटी क्या होता है, बढ़ता है। इधर क्या होता है, घटता है, इधर बेसिसिटी क्या होता है, बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा आप। तो अब मुझे बताइए, ये बेसिटिक नेचर का है, ये क्या है, क्षारीयता गुण है। क्षारीयता में ही क्या फॉर्म हो रहा है, ये डार्क ब्लू फॉर्म हो रहा है। तो अच्छा खासा क्षारीयता यानी ज्यादा से ज्यादा क्षारीयता रहता है तो क्या फॉर्म होता है, डार्क ब्लू। ठीक है, तो डार्क ब्लू फॉर्म होने के लिए क्या क्या मिलता है, क्या मिल सकता है, यानी कब मिलेगा डार्क ब्लू, जब स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि प्रबल क्षारीय विलयन। देखिए ये प्रबल क्षारीय है, ये इधर वाला क्या है, प्रबल एसिटिक, और ये प्रबल बेसिटिक बेसिक, और बीच में क्या है, न्यूट्रल। तो प्रबल क्षारीय में क्या मिल रहा है, डार्क ब्लू कलर मिल रहा है। तो उसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब डार्क ब्लू होगा, क्षारीय विलयन का, क्षारीय विलयन कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, ये गहरा नीला कलर का पीएच स्केल में दर्शाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अब मैं पीएच स्केल को समझ लूं और डिटेल वे में, तो देखिए क्या स्टोमिक एसिड में क्या है, एसिडिक नेचर। बैटरी का भी एसिड में क्या है, वो भी क्या है, एसिडिक। लेमन जूस में क्या है, एसिड। ठीक है, वाइन में भी क्या है, एसिडिक। बनाना केला में भी क्या है, एसिडिक। ठीक है, ब्लैक कॉफी में भी क्या है, एसिडिक। मिल्क में भी क्या है, एसिडिक। मिल्क में क्या है, दूध भी क्या है, एसिडिक नेचर है। प्योर वाटर, वाटर देखिए क्या है, न्यूट्रल है। वाटर ना ही क्षारीयता होता है ना ही अम्लीयता होता है, उसमें क्या होता है, वाटर को जब हम लोग पीते हैं, पानी पीते हैं, तो ना आपको खट्टा लगता है ना ही कड़वा लगता है। तो क्या लगता है आपको, उदासीनता, ना ही खट्टा स्वाद में और ना ही लवणीय लगता है। ठीक है, तो ऐसा कैसा नेचर होता है वाटर का, आपको न्यूट्रल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। ब्लड, आप बॉडी में जो ब्लड है उसका नेचर कैसा है, क्षारीय है। एग, एग भी क्या है, क्षारीय है। ठीक है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ब्लीच है, वो भी क्या है, क्षारीय है। हाउस होल्ड अमोनिया, वो भी क्या है, क्षारीय है। हेयर रिमूवर भी क्या है, वो भी जो क्रीम होता है वो भी क्या है, क्षारीय है। ठीक है, और ड्रेन क्लीनर वो भी क्या है, क्षारीय है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, ये एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर किस किस कंपाउंड में पाया जाता है। आपको इसमें बेसिकली आपको इसको दिखाने का मतलब है कि प्योर वाटर में क्या होता है, बेसिक नेचर बोलते हैं, उदासीनता होता है, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। तो ये क्वेश्चन में आपको पूछा ही जाता है कि वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्ट 7। 7 में क्या होता है, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक, ना ही अम्लीयता और ना ही क्षारीयता होता है। तो क्या होता है, उदासीनता होता है। आई होप अब आपको पीएच स्केल के बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, कार्बन का कौन सा गुण ऐसे लंबी श्रृंखलाएं और वलय यानी कि रिंग बनाने की अनुमति देता है। अब पहले होता है, दो चीज है क्वेश्चन में, लंबी श्रृंखलाएं हैं और वलय, वलय मतलब रिंग। ऐसा कौन सा कार्बन में प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो दोनों चीज बना सकता है, यानी कि लंबी श्रृंखलाएं यानी चेन बना सकता है और रिंग भी फॉर्म कर सकता है। ऐसा किसके कारण होता है, तो मैं समझूंगा इसको डायग्राम वाइज। तो कार्बन में क्या होता है, कैटाइनेशन प्रॉपर्टी होता है। कैटाइनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ये कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ क्या बना सकता है, अपने दूसरे कार्बन के साथ एक क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। सेल्फ यानी कि सेल्फ नेचर के साथ, यानी कार्बन कार्बन के साथ क्या बना सकता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग होने के कारण ये तो क्या बना सकता है, चेन भी बना सकता है और लूप भी बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये चेन वाला फॉर्म में, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या है, कनेक्ट है, फिर दूसरा कार्बन तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा, पांचवे के साथ पांचवा, छठे का छठा, सातवां सातवां, आठवां के साथ। ये कैसा है, ये चेन है। ठीक है, एक क्या है, एक के बाद एक, इस टाइप का, जैसे एक कार्बन का दूसरा कार्बन, दूसरा तीसरे से तीसरा, चौथे चौथा पांचवे से कनेक्ट हो, ऐसा कनेक्शन को क्या बोलते हैं, ये चेन कनेक्शन है। अब लूप कनेक्शन में देखिए, रिंग में देखिए, रिंग में क्या होता है, ये वाला इसके साथ कनेक्ट, ये वाला इसके साथ, फिर ये इसके, फिर इसके, ये इसके, फिर देखिए लास्ट वाला किसके बाद, फर्स्ट वाले के साथ कनेक्ट है। तो ऐसा जब फॉर्म हो, लास्ट और फर्स्ट एक साथ कनेक्ट होकर जब लूप बनाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। तो किससे कारण ये कार्बन बना पाता है, कैटाइनेशन प्रॉपर्टी के कारण ये क्या फॉर्म कर सकता है, और कोवेलेंट नेचर रखता है कौन, कार्बन कार्बन आपस में बॉन्डिंग कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी के कारण क्या बोलता है, बना सकता है ये लॉन्ग चेन भी बना सकता है और
रिंग भी बना सकता है। कौन? कार्बन। ठीक है, कार्बन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कैटाइनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण ये रिंग और लूप दोनों बना सकता है। अब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अन्य तत्वों के साथ स्थिर बंधन बनाने की क्षमता। स्थिर बंधन का मतलब होता है स्टेबल बॉन्ड। नहीं, कार्बन जो है कभी भी दूसरे कंपाउंड से यानी कि दूसरे एलिमेंट से क्या नहीं बनाता है? स्टेबल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाता है। ठीक है, अनस्टेबल बॉन्ड फॉर्म करता है। स्टेबल कब फॉर्म होता है? कार्बन कार्बन एक साथ जब बॉन्डिंग फॉर्म करता है, एक समान जाति के साथ ही जब बॉन्डिंग बनाता है तब जाके क्या बनाता है? वो स्टेबल बॉन्डिंग बनता है कार्बन में। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर नहीं होगा। टेंडेंसी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड। हाँ, सिंगल बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड फॉर्म होने से क्या आपका श्रृंखला है और रिंग नहीं बन पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आंसर है बट क्या नहीं है, ये हमको वो जो चाहिए क्वेश्चन में क्या लंबी श्रृंखला और वलय नहीं मिल पाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? आंसर नहीं होगा। अब बहुबंधन बनाने की क्षमता। हाँ, बहुबंधन बनाने से क्या हो जाएगा? आपको लंबी श्रृंखला तो मिल जाएगा। बहुबंधन मतलब मल्टीपल बॉन्ड से तो आपको श्रृंखला मिल सकता है किंतु वलय नहीं मिल सकता है। तो वलय के लिए क्या बनाना पड़ेगा? होना चाहिए उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड रहा तो वो श्रृंखला और वलय दोनों फॉर्म कर सकता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैटाइनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ आपस में ही बॉन्डिंग करने का गुण रखने के कारण क्या हो सकता है? ये लंबी श्रृंखलाएं और वलय का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कोवेलेंट नेचर के कारण सहसंयोजक बंधक बनाने की क्षमता है कारण क्या हो सकता है ये श्रृंखलाएं और वलय दोनों बना सकता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का आप देखिए, पानी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, इसको पानी में मिक्स करके क्या फॉर्म करता है? ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है। कहाँ पे? पानी पे। ठीक है, पानी में मिक्स करने के बाद ये क्या देता है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है क्या करता है? ये जर्म्स को मारता है। कहाँ पे? पानी में जो भी जर्म्स पार्टिकल है उसको क्या करता है? कीटाणु है उसको मारने का काम करता है। कौन? ये ब्लीचिंग पाउडर। इसलिए ब्लीचिंग करने से क्या होता है? वाटर का पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है जर्म्स को मारने के बाद। ठीक है, तो शुद्धिकरण करने के लिए क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। यह क्लोरीन छोड़ता है जो कीटाणुओं को क्या करता है? मारता है। हाँ, यह क्या करता है? कीटाणु को मारने के लिए यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इट न्यूट्रलाइजेज द वाटर। यह पानी को उदासीन करता है। पानी ऑलरेडी क्या है? उदासीन। ये ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद क्या करता है? ये बेसिक नेचर का बनाता है, ना कि उदासीन बनाता है। ठीक है, ये बेसिक नेचर बना सकता है, ना कि उदासीन। ठीक है, यह पानी की कठोरता को कम करता है। नहीं, पानी की कठोरता कम करने के लिए हम लोग वॉशिंग पाउडर का यूज करते हैं। पानी को कठोरता कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब कपड़े में मैल निकालने के लिए क्या करते हैं? पानी की कठोरता को कम करते हैं ब्लीचिंग यानी कि वॉशिंग सोडा डाल के। उसके बाद क्या करते हैं? उसको हम लोग कपड़े में यूज करते हैं। किसके लिए? उसको गंदगी को निकालने के लिए, नहीं उसका कठोरता को क्या करते हैं? बेसिकली कम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कठोरता कम करने के लिए? यानी कि धोवन सोडा। ठीक है, ना कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यह एक अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। नहीं, मैं आपको बताया यह एक बेसिक नेचर बताता है। ठीक है, ना कि अम्लीयता। ठीक है, ये क्षारीयता को यानी कि जल में जब ब्लीचिंग पाउडर को मिलाएंगे तो ये क्षारीयता को बतलाता है, ना कि अम्लीयता को। ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। तो आपको पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर पानी में क्यों दिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से वो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। क्लोरीन गैस क्या करता है? जम्स को मारता है, कीटाणुओं को मारता है, जिससे पानी को क्या किया जाता है? यानी कि प्यूरिफाई किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है। इसलिए हम लोग पानी में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सीजन होने पर चांदी का रंग डैश हो जाता है और तांबे का रंग डैश हो जाता है। तो अब देखिए, ऑक्सीकरण होने पे चांदी बोले तो Ag में क्या होता है? हवा में प्रेजेंट एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फेट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन सल्फेट के साथ
Ag2S बना लेता है, ठीक है। Ag2S यानी कि ये क्या हो गया, Ag2S चांदी सिल्वर सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है, ब्लैक, ठीक है। इसका रंग क्या हो जाता है, कलर, इसके सिक्के के कोई भी रिंग है, यानी क्या होता है, चांदी के रंग चांदी के परत पे क्या बना लेता है, ये ब्लैक कलर का, जैसे ये व्हाइट है चांदी, उसके बाद ये किसके साथ H2S के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या फॉर्मेशन करता है, Ag2S इसके ऊपर के लेयर में आ जाता है, जिसके कारण से इसका रंग क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ब्लैक किसके कारण होता है, तो ये एयर में H2S प्रेजेंट होने के कारण ये सिल्वर के साथ यानी चांदी के साथ रिएक्ट करता है, जिससे ये सिल्वर सल्फेट बनता है, और सिल्वर सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये ब्लैक फॉर्म कर देता है उसके परत पे, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी है, तांबा बोले तो कॉपर ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये CO2 हवा में प्रेजेंट CO2 से रिएक्शन करने के बाद CO3 का फॉर्मेशन करता है। CO3 का देखिए, ये आप कॉइन को देख पा रहे हैं, ये कॉपर है, कॉपर में ये किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्ट होने के बाद इसके सरफेस पे देखिए क्या फॉर्म मिल रहा है आपको, ग्रीनिश टाइप का दिख रहा होगा सरफेस में, तो ये कैसा बन जाता है, ग्रीन, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, तो ऑक्सीजन होने पे चांदी का रंग क्या हो जाता है, ब्लैक, पर उसके सरफेस पे क्या हो जाता है, ब्लैक, ठीक है। चांदी पे क्या हो जाता है, H2S से रिएक्ट यानी कि वो रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाता है, Ag2S, जिसका कलर क्या हो जाता है, उसके परत पे ब्लैक का कलर आ जाता है। और कॉपर CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण उसके सरफेस में कैसा कलर मिल जाता है, ग्रीन, ठीक है। तो ये आपको ग्रीन कलर का परत पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या मिलता है, चांदी में ब्लैक और कॉपर में ग्रीन। ऑप्शन मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उसी का भी पार्ट है। बता दो, ये पीएच का जो स्केल है, ये सोरेसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। सोरेसन एक साइंटिस्ट थे जिसने अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता के बारे में बताया कि इसके बीच में रहा तो अम्लीयता गुण को दिखाएगा, पीएच इतना से इतना के बीच रहा तो क्षारीयता गुण को दिखाएगा, और उदासीनता 7 में रहा तो उदासीनता को शो करेगा। तो ये पीएच स्केल सोरेसन नाम में एक साइंटिस्ट ने बतलाया था। अब देखिए स्ट्रांगली एसिडिक नेचर, ठीक है। यहाँ देखिए पीएच, देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली एसिडिक, इंड में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा, और इस इंड में देखिए स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, यानी बेसिक नेचर इस इंड में ज्यादा, एसिडिक नेचर इस इंड में ज्यादा, ठीक है। तो अब आपको पूछ ले 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इधर क्या 8 9 10 11 12 13 और 14, तो आपको पूछ ले कोई कि एसिडिक नेचर आपको सबसे ज्यादा किस में होगा, पीएच यदि 6 रहा और पीएच का वैल्यू 1 रहा, तो सबसे एसिडिक ज्यादा कौन है, 1 या 6, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ये एसिडिक के बारे में है। अब मैं पीएच का बारे में लिखूं, पीएच 14 और पीएच वैल्यू 8, तो आपको बेसिक सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, बेसिक नेचर। तो इसमें देखिए इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, इसमें पीएच वैल्यू कम रहा, ठीक है, यानी पीएच तो वैल्यू पहले तो एसिडिक नेचर कहां से कहां तक होता है, 0 से 7 के बीच, ठीक है, और 7 से 14 के बीच क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो 0 से लेकर 7 के बीच रहा, तो सबसे 0 से जो नजदीक है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, सबसे एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, एज कंपेयर टू पीएच वैल्यू 6। दोनों पीएच वैल्यू क्या है, एसिडिक नेचर का, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब बेसिक नेचर में बात करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा बात करेंगे, ठीक है। बेसिक नेचर में क्या होता है, 7 से लेके 14 तक होता है, तो ज्यादा इंड वाला में बोले थे क्या, स्ट्रांगली बेसिडिक नेचर होगा, ठीक है। ये भी क्या है, ये एसिडिक नहीं है, ये बेसिक है, ठीक है, स्ट्रांगली बेसिडिक नेचर। तो अब मुझे बताइए 14 बेसिक नेचर ज्यादा होगा या 8, ऑब्वियसली क्या 14 क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर ज्यादा होगा, क्यों,
क्योंकि जब बेसिक नेचर का बात करते हैं तो 7 से लेके 14 के बीच बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इधर जाने से, मूव करने से 7 से 14 की ओर जाने से इधर जितना जाएंगे 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 ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्या, बेसिक नेचर। इस एंड से इस एंड तक जाएंगे 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 तो एसिडिक नेचर क्या होता है, कमता है। यहाँ बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और यहाँ पे घटता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा 7 में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीनता होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है एक परवल अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, परवल विलयन। ठीक है, परवल विलयन। ठीक है, अब मुझे होता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक का मतलब हम लोग उसका रेंज क्या होना चाहिए, 0 से 7 के बीच होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। ठीक है, तो अब 0 से लेस देन 7 के बीच ऐसा रेंज है जो पहले क्या होगा, एसिडिक होगा। तो 0 से 7 के बीच देखिए तो कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये देखिए 8 आ गया, एक हटा देंगे। ये देखिए ये क्या 14 है, ये भी हटा देंगे। ये 10 से 11 है, ये भी हटा देंगे। एक ही ऑप्शन बच गया, वो भी 0 से 3। ये क्या है, एसिडिक नेचर है, वो भी क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो 0 से 7 के बीच अम्लीयता को दर्शाएगा। ठीक है, लेस देन 7 में, और 7 में उदासीन। ठीक है, और ग्रेटर देन 7 से 14 में क्षारीयता को दर्शाएगा, इसको क्षारीयता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सॉल्वेंट प्रक्रिया द्वारा, पहले देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ऐसा कौन सा प्रक्रिया जिसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है, तो सॉल्वेंट प्रक्रिया द्वारा Na2CO3 को प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन किया जाता है इस वाले प्रोसेस से। अब क्लोरो एल्कली प्रोसेस, तो इससे क्या बनाते हैं, NaOH का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि से अम्लराज यानी कि H2SO4 यानी कि अम्लों का राजा का इससे फॉर्मेशन करते हैं, किससे, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से। और हैबर प्रोसेस से किसको बनाते हैं, अमोनिया को बनाते हैं। ठीक है, हैबर प्रोसेस से क्या फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का। ठीक है, तो आपको तो आंसर तो मिल ही गया, तो अब इसको आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मेशन होता कैसे है, देखिए लवण लेता है NaCl, उसमें वाटर मॉलिक्यूल मिक्स करने पे उसमें रिएक्शन होता है, उसके बाद क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस और जल का हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और जल को रिएक्शन कराने के बाद क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरो एल्कली प्रोसेस से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका उसी का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये क्या है, एसिड और ये हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब जब भी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड रहा तो आप समझ लीजिए क्या है, वो बेस है। बेस बोले तो क्षार है। ठीक है, अब उदासीनीकरण का, उदासीनीकरण क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा तो देखिए सब कुछ दिखता है क्वेश्चन में। उदासीनीकरण का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन है। अब मैंने उदासीनीकरण, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया इसी कॉन्सेप्ट पे। अब उदासीनीकरण रिएक्शन होता क्या था, मैंने आपको बताया था क्या, एसिड यानी अम्ल और बेस यानी कि क्षार रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी सॉल्ट प्लस वाटर, ये मिलता है तो क्या बोलते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऐसा मिलने पे अम्ल और क्षार को मिक्स यानी कि रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, लवण और जल मिलता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ एसिड, एसिड क्या है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, तो क्या मिलना चाहिए, इसका सोडियम इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे मिल जाएगा, तो NaCl मिल जाएगा और जल मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एसिड हो गया और ये क्या है, बेस, और ये क्या है, लवण, और ये जल। एसिड और बेस को मिला देते हैं तो क्या बन रहा है, लवण और जल मिल रहा है।
तो ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड और वाटर, तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। ना कि हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मीथेन के दहन को दर्शाती है? मीथेन का दहन, अब दहन का वर्ड जब भी बोलेगा, मीथेन का मतलब होता है CH4। ठीक है, और दहन बोलेगा तो किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन का प्रेजेंट में। ठीक है, दहन शब्द का बात बोल दिया तो समझ लीजिए किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ना कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है? ये वाला और ये वाला। तो ये बी और डी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा आंसर के श्रेणी से। तो अब मुझे बताइए मीथेन CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है? CO2 और जल मिलता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे। आपको बैलेंस करने के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर देखिए कार्बन कितना है? C1, इधर भी 1। अब ऑक्सीजन देखिए इधर क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल इधर, 1 मॉलिक्यूल इधर, 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इधर क्या कर देंगे? और हाइड्रोजन इधर देखिए 4 है, तो इधर भी 2 है, तो इसको 4 बना देते हैं। अब इधर देखिए लेफ्ट साइड में कार्बन कितना था? 1 था। पहले हम आपको समझाने के लिए मैं इसको ही कर दूं। ये क्या था? H2O। इधर लेफ्ट साइड में कार्बन 1 था, हाइड्रोजन कितना था? 4 था, और ऑक्सीजन कितना था? 2 था। राइट साइड में देखिए कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 3, और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ में कार्बन तो क्या है? कार्बन बैलेंस है। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर क्या है? 2 है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साइड से 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वाला भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन का टर्म्स में देखेंगे, ऑक्सीजन देखिए इधर 2 हुए और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी क्या हो गया? 2, तो 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ में क्या करेंगे? ये 2 है, यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2, ये भी क्या हो जाएगा? 4। तो इस वजह से रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो ये रही बात रिएक्शन को बैलेंस करने का। तो लेफ्ट साइड एटम, लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट हो उसका जितना भी यानी कि एटम हो उसको क्या करते हैं हम लोग? बराबर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बराबर करने से क्या होता है? रिएक्शन क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। जब रिएक्शन बैलेंस हो जाता है, देखिए मीथेन और ऑक्सीजन को दहन करा रहे हैं साथ में, तो क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इसमें मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मीथेन और ऑक्सीजन का जब दहन होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उत्पादन के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? कुछ देर में ही पढ़ा था, कुछ देर पहले ही पढ़ा था। देखिए क्या रिपीट हो गया क्वेश्चन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है किसके कौन सा विधि से इसको बनाते हैं? ये क्लोरो एल्कली, एल्कली मतलब क्षार वाला से बनाते हैं। ये इसी से ही क्या बनता है? NaOH बनता है। ठीक है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस से। सॉल्वे प्रोसेस से ही वही बनता है क्या? Na2CO3, ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस से, कांटेक्ट प्रोसेस से आपको पता होगा, अभी बताया था H2SO4। ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। आपको ये क्या है? शिफ्ट सेकंड में, सेकंड 16 दिसंबर का शिफ्ट फर्स्ट में, और ये क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हो गया 16 दिसंबर शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, शिफ्ट सेकंड में देखिए कुछ नहीं चेंज हुआ है, बस क्या हो गया है? सेम क्वेश्चन उठ के इधर पूछ दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या होता है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं आपको एग्जाम में। तो हेबर प्रोसेस से क्या बनता है? आपको बताया था अमोनिया बनता है। तो आपको जस्ट खाली ऑप्शन से नहीं कि इससे क्या बनता है तो उसका ऑप्शन को मत समझिए, सारे ऑप्शन को समझिए। इससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट यानी कि फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा? बिल्डअप होगा, जिससे क्या होगा? आप क्वेश्चन को एग्जाम में क्या होगा? एलिमिनेट कर पाइएगा ऑप्शन को, और राइट ऑप्शन को क्या कर पाइएगा? सिलेक्ट कर पाइएगा। इससे आपको एक क्वेश्चन के बदले 4 क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व प्रोसेस से क्या बन रहा था? Na2CO3 कंपाउंड, क्लोरो एल्कली से सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कांटेक्ट प्रोसेस यानी संपर्क विधि से
सल्फ्यूरिक एसिड और हैबर प्रोसेस से अमोनिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरो एल्कली प्रोसेस से क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? शुद्ध जल मैंने बताया था क्या होता है, प्योर वाटर, ना ही उदासीन, ना ही अम्लीयता रखता है और ना ही क्षारीयता गुण रखता है। आप कभी पानी पिए होंगे, पानी तो एवरीडे पीते हैं, ऐसा तो नहीं है। पानी जब पीते हो तो क्या आपको स्वाद में खट्टा लगता है? पानी नहीं। शुद्ध जल का बात कर रहे हैं, जो आप डेली बेसिस में यूज करते हो। आप समुद्री का जल यूज कर लियो तो खारा ही लगेगा। ठीक है, तो आपको जो डेली लाइफ में आप पानी पीते हो वो ना तो खट्टे लगते हैं ना ही कड़वे लगते हैं। ठीक है, ना ही नमकीन लगते हैं। तो क्या लगते हैं? वो उदासीन लगते हैं। इसके लिए उदासीन क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो आपका जल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वैल्यू क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी क्या सही परिभाषा कौन सी है? समजातीय श्रेणी देखिए होता क्या है, कुछ उसमें से प्रॉपर्टीज क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, जो भी जितना भी हम यानी कि अभी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे उसका क्या होगा? कॉमन हो क्या? एलिमेंट। तो एन इन आइन जो होता है एल्केन CnH2n +2 होता है, एन इन होता है CnH2n और आइन एल्काइन CnH2n -2। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कोई भी एक होमोजेनियस सीरीज को एल्केन को ले लेता हूँ। एल्केन में देखिए ये क्या है, एन का वैल्यू मैं 1 रखूं, देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 1, ये क्या हो जाएगा? CH4 C2 H6 C3 H8। अब देखिए सब में क्या मिल रहा है आपको? कार्बन 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 मिल रहा है, भले उसका अमाउंट नहीं देखना है। ठीक है, प्रेजेंट है कि नहीं ये देखना है। कार्बन यहाँ में भी है, यहाँ में भी कार्बन है, यहाँ में हाइड्रोजन है, यहाँ में भी हाइड्रोजन है, यहाँ में कार्बन है, यहाँ में क्या हाइड्रोजन है। तो सारे कंपाउंड में क्या है? सारे कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये क्या है? ये होमोजेनियस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आपको आंसर पूछा है इस क्वेश्चन का कि समजातीय श्रेणी का सही परिभाषा कौन है, तो इसका एग्जैक्ट परिभाषा क्या है? तो विभिन्न तो सीरीज विथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। नहीं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया तो डिफरेंट कंपाउंड हो गया, तो वो तो नहीं होगा। डिफरेंट फंक्शनल नहीं। अब प्रकार्यात्मक समूह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ना कि डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, समान प्रकार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाली श्रेणी, सीरीज विथ सेम फंक्शनल ग्रुप और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? सब में सेम है ना? कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन है। और क्या है? फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है नहीं, बट एलिमेंट क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? सब में कॉमन है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? कार्बन में क्या होता है? कैटाइनेशन प्रॉपर्टीज होता है, जिसके कारण क्या करता है? ये कार्बन कार्बन के साथ ही क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और ये चेन भी बना सकता है, चेन और बोला यानी रिंग भी बना सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान भौतिक गुण वाली श्रेणी यानी कि सीरीज विथ सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, समझाती के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सीरीज विथ सेम मॉलिक्यूलर मास यदि सीरीज विथ सेम मॉलिक्यूलर मास, समान आणविक द्रव्यमान वाली श्रेणी। नहीं, समान द्रव्यमान वाली श्रेणी से काम नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए सारे कंपाउंड से। तो ये क्या हो जाएगा? होमोजेनियस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी में उसको स्थान मिल जाएगा। आई थिंक आपको इस आंसर मिल गया होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? अब मुझे बताओ, ओजोन लेयर क्या करता है? हमारे एक ऊपर में क्या है? एक लेयर है जो क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को आने से बचाता है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज आ जाता है तो स्किन कैंसर, बच्चे में प्रॉब्लम आता है। जो बाय बर्थ जो बच्चे बेबी बॉर्न लेते हैं तो उसमें भी क्या हो सकते हैं? बहुत बहुत तरह के बीमारी हो सकते हैं। तो ये सब ओजोन के क्षरण होने से क्या हो सकता है? ये सब यानी कि प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हो सकता है? फर्स्ट तो स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है, और बच्चे में जो न्यू बेबी बॉर्न होगा उसमें अपाहिज पैदा ले सकता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम होती है। और इसमें पूछा है किसके कारण से ये क्षरण होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से क्या होता है? ये क्षरण होता है। बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज किया जाता है? आपके AC में, फ्रिज में। ठीक है,
ये सब चीजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे वायुमंडल में क्या होता है, ओजोन परत को क्या कर सकता है, ये होल कर सकता है। होल हो जाने से क्या होगा, वहां से अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ हो जाएगा, जमीन पे, यानी कि हमारे वायुमंडल में, यानी कि धरती में आ जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, स्किन कैंसर और तरह तरह की नमक की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ये किसके कारण होता है, CFC के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब समझते हैं, देखिए इसको डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होता है, इसको पिक्चोरियल वे में समझे। देखिए ये क्या है, हमारा अर्थ है, अर्थ से क्या आ रहा है, सन से क्या आ रहा है, रेज आ रहा है, ठीक है, और रेज सन से क्या, यूवी रेज भी आ रहा है। यूवी रेज ये लेयर है जो क्या कर रहा है, ये यूवी रेज को क्या करता है, आने से रोकता है, ये प्रोटेक्ट करता है, कौन, ओजोन परत। ठीक है, अब देखिए यहाँ में सबसे बड़ा कल्प्रिट है इसको क्षरण के लिए, क्या, CFC। CFC क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है। ठीक है, क्लोरीन गैस के रिलीज करने से क्या होता है, इसमें डैमेज आ जाता है, किसमें, ये वाले लेयर पे। डैमेज आने से क्या हो सकता है, इसमें होल क्रिएट हो सकता है। इस होल से क्या हो सकता है, फिर यूवी रे डायरेक्ट आपके कहाँ आ सकता है, आपके अर्थ सरफेस पे आ सकता है। ये अर्थ सरफेस से आने से क्या हो जाएगा, ये आपका तरह तरह का बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्किन कैंसर हो गया, बच्चों में बायोबर्थ क्या हो गया, अपाहिज पैदा लेना, और तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करना होगा, मुझे फ्रिज और क्या बोलते हैं, फ्रिज और AC को क्या कर लेंगे, जहां हमको CFC फ्री यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयन को किस प्रकार वर्णित करता है। ठीक है, अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए ये क्या बोल रहा है, अपचयन, यानी कि रिडक्शन का बात कर रहा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो जिसमें अपचयन और क्या होता है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है बस रिडक्शन का। तो रिडक्शन क्या होता है, किसको वर्णित करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का क्षय नहीं, इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना क्या होता है, गेन होना। इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या होता है, अपचयन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का क्षय। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जो ऋणात्मक तत्व का संयोग होने से ये क्या हो सकता है, रिडक्शन नहीं, ऋणात्मक तत्व का क्या हो सकता है, यानी कि एडिशन से नहीं, यानी कि इसको हटाने, यानी कि इससे रिडक्शन से होता है, ना कि एडिशन से होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ ये ऑप्शन का क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। किसी भी रिएक्शन में क्या हो, हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन आके मिले तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। हाइड्रोजन का क्या हो, जैसे यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो, जैसे 2 से 4 हो गया, ये क्या हो गया, जब देखिए इसका क्या हो, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, इसमें रिडक्शन होता है, किसमें, हाइड्रोजन में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है। अमोनियम डाइक्रोमेट, देखिए अमोनियम है NH4 2 Cr2 O7 को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, ये Cr2 O3, ठीक है, नाइट्रोजन और जल भी देता है, जल में क्या है, हाइड्रोजन, है ना। तो अब देखिए ये क्या क्या फॉर्म कर रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड एंड वाटर, हाँ क्रोमियम ऑक्साइड और वाटर तो फॉर्म कर ही रहा है। ठीक है, तो ये तो हो ही रहा है, और भी चीजें बना रहा है ये रिएक्शन, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, क्रोमियम और ऑक्सीजन नहीं, खाली क्रोमियम और ऑक्सीजन नहीं बना रहा है, नाइट्रोजन भी बना रहा है। क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम कहाँ बना रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड बना रहा है ना, ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, हाँ क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन तो बना ही रहा है, और क्या बन रहा है, जल भी बन रहा है। ठीक है, ये भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन बन रहा है, ऑक्सीजन जल में है ही। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, हाँ क्रोमियम ऑक्साइड, तो क्या क्या बन रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम गर्म करते हैं, NH4 Cr2O7 को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनेगा आपका, जाके क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन और जल
का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या है? वोल्केनो रिएक्शन है, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, NH4 Cr2O7, ये जब हीटिंग से पहले क्या होता है? ये ऑरेंज होता है। ठीक है, जब रिएक्शन होता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ग्रीनिश हो जाता है। अब रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनता है? नाइट्रोजन देता है, जल देता है और डाइक्रोमेट देता है। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड देता है, क्रोमियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ये कैसा फॉर्मेशन कर देता है? ग्रीन सॉलिड। ठीक है, तो इसको आप पिक्चोरियल वे में भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है संयोजन अभिक्रिया को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है? संयोजन का मतलब होता है एक साथ मिलना। ठीक है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी एक दो आदमी मिलकर क्या बना दे? कोई एक कंपाउंड बना दे, कोई दो एलिमेंट आपस में मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे, मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन। यानी संयोजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ABC है, AB बन रहा है और C बन रहा है, CB अलग हो गया। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा? ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। यहाँ पे देखिए AB और C जुड़ के ये CB बन गया और ये A अलग रिलीज हो गया। ये किसका रिएक्शन है? ये देखिए दोनों मिल के क्या बना दिया? एक कंपाउंड। तो ये क्या हो गया? ये संयोजन का हो गया। AB, ये देखिए एकल विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक चीज क्या हो रहा है? एक यहाँ विस्थापित हो गया, ये द्वि विस्थापन हो गया। देखिए A किसके साथ मिल गया? D के साथ, C के साथ। ठीक है, तो ये द्वि विस्थापन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए ये A B किसके साथ चला गया? C के साथ, और ये क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये क्या हो गया? एकल विस्थापन यहाँ पे भी। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा? कॉम्बिनेशन का मतलब है जब दो एलिमेंट या एक कंपाउंड या एक एलिमेंट मिलके क्या बनाए? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, तो ऐसा रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन, यानी संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, मीथेन के लिए सही लुईस संरचना कौन सी है? देखिए मीथेन क्या का स्ट्रक्चर, मीथेन का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला CH4। अब कार्बन देखिए, कार्बन का क्या होता है? 6 एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। इसका फर्स्ट सेल में कितना क्या होगा? 2 एलिमेंट। सेकेंड में क्या हो रहा है? 4। अब मुझे बताओ कैसे निकालते हैं? 2n² से क्या निकालते हैं? इसका पहला कक्षा में कितना क्या बोलते हैं उसका नंबर कितना होना चाहिए? सेकंड में कितना होना चाहिए? ठीक है, तो 2n² से क्या करते हैं? इसको निकालते हैं। फर्स्ट सेल में कितना नंबर होगा? देखिए 2, 1 से क्या हो जाएगा? 2। दूसरा में देखिए, दूसरा रखेंगे तो क्या कितना रख सकते हैं? 8। बट लास्ट में इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो पहला में तो 2 दे दिया, तो बच कितना गया? 4। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इसको चाहिए? इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 4 एटम चाहिए। तो अब 4 एटम ये किससे लेगा? ये लेगा किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। कार्बन हो गया, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये हाइड्रोजन का हेल्प लेगा। तो ये हाइड्रोजन एक दे दिया यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तब जाके ये कार्बन का क्या कंप्लीट हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ये अब किस स्थिति में है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल पोजिशन में है। अब देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन द्विआबंध, यानी कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? और एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एकल आबंध में, एकल सब में देखिए सिंगल बॉन्ड है ना? ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 1 कार्बन विथ 1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन द्विआबंध, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन नहीं, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन त्रिआबंध। त्रिआबंध का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे इसमें तो क्या सारा का सारा क्या? सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो कहीं नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6
पहले कक्षा में उसके एटॉमिक नंबर कितना, यानी कि कितना मौलिक ये दे सकते हैं नंबर 2, उसके बाद कितना बच गया 4, तो 4 कहाँ चले जाएगा सेकंड में कितना होना चाहिए था 8, तो उसको कितना जरूरत चाहिए 4, तो 4 कौन दे रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में देखिए सारे के सारे में क्या है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 कार्बन विथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ ये क्या कर रहा है लुईस संरचना का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक विधि का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए, हाँ NaOH, ये तो देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये देखिए सेकंड शिफ्ट में फिर पूछ दिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये कैस्टर कैलर प्रक्रम में यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरिन, लवण जल में विद्युत अवघटन के कारण नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण नहीं फॉर्म होता है ये, ठीक है। और कांटेक्ट प्रोसेस में आपको पता है क्या बनता है H2SO4 संपर्क विधि से और हेबर से NH3, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरिन से क्या बनता है Na2CO3 बनता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बनता है ये कैस्टनर कैलनर प्रक्रम से क्या फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु रखी जाती है। देखिए ये अभिक्रिया श्रेणी में पहले कौन सा धातु रखते हैं पोटेशियम रखते हैं, उसके बाद सोडियम पोटेशियम का K, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद क्या है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, ठीक है, आयरन, ठीक है, कॉपर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद Ag, उसके बाद Au, ठीक है। तो आपको देखिए ये क्या है रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा किसका जैसे मोस्ट एक्टिव कौन है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है सोडियम, और लीस्ट रिएक्टिव कौन है क्या है सोना, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, अभिक्रिया श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा धातु रखी गई है, अभिक्रिया श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम को रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड इधर लीस्ट एक्टिव होता है, गोल्ड क्या है अभिक्रिया श्रेणी में कम यानी पार्टिसिपेट करता है, मोस्ट कौन करता है पोटेशियम, ठीक है। इसलिए इसको कहाँ रखते हैं पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, आपको याद होगा, ठीक है। और ये पोटेशियम क्या होता है केरोसिन तेल से डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है पोटेशियम को, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तुरंत रिएक्ट कर जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इस हाईली रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है पोटेशियम। उसके बाद अब इसका ऑर्डर लिख लूं तो सबसे ज्यादा पोटेशियम है, उसके बाद देखिए सिल्वर क्या हो जाएगा, सिल्वर सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है रिएक्टिव के केस में। उसके बाद सिल्वर के बाद क्या आ जाएगा, सिल्वर पोटेशियम के बाद आयरन, देखिए तो आयरन कहाँ है, आयरन और कॉपर, देखिए कॉपर क्या आयरन आ जाएगा यानी कि Fe, उसके बाद कॉपर, सबसे लीस्ट इस चारों में से क्या हो जाएगा Ag, और सबसे हाईली रिएक्टिव क्या आ जाएगा ये पोटेशियम, ठीक है। तो रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर इसमें से कौन सा रखा जाता है पोटेशियम को, क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है इसलिए इसको फर्स्ट लिखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगा आपके लिए इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो आप फिलहाल अभी इसको समझ सकते हैं कि ये सीरीज में नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिव क्या होता है बढ़ता है, और नीचे से ऊपर आने में ऊपर से नीचे आने में घटता है। तो ऊपर वाला सबसे एलिमेंट क्या हो मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा वर्णन करता है कि आयनिक यौगिक जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड KBr ठोस रूप में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप में करते हैं, गलित रूप में, ठीक है। सॉलिड KBr कंटेन न्यूट्रल एटम विदाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस KBr का मुक्त इलेक्ट्रॉन के बिना उदासीन परमाणु होते हैं, उदासीन नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं K+Br यानी कि आयंस के फॉर्म में होते हैं, उदासीन नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ठोस KBr में दुर्बल आयन होते हैं और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, नहीं दुर्बल नहीं, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो ये एक मिनट,
करते हैं। अब मुझे बताओ, इसका ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड KBr की बात कर रहा है, KBr विद्युत का चालन क्यों नहीं करते उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से ही पढ़ के इसको डिकोड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ठोस KBr में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बिना उदासीन परमाणु होते, उदासीन परमाणु नहीं होते, आयनिक होते हैं, यानी कि K+Br के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन परमाणु होते नहीं। ठोस KBr दुर्बल आयन होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते, नहीं, ठोस दुर्बल नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, KBr इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, ठीक है। ऐसे विद्युत का चालन नहीं करते, नहीं, विद्युत का चालन करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, दुर्बल नहीं, ये क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। आयनिक आवरण ठोस KBr में आयनिक गति को रोकते हैं। आयनिक बॉन्ड्स प्रिवेंट आयन मूवमेंट इन सॉलिड। हाँ, सॉलिड KBr जो है वो क्या होता है, वो लेटिस फॉर्म में होता है, और लेटिस फॉर्म के अंदर में वो क्या होता है, लेटिस में क्या होता है, लेटिस के अंदर क्या होता है, वो बहुत ही क्या होता है, स्पेस कम होता है। स्पेस कम होने के क्या कारण क्या होता है, आयन में क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, रुक जाता है, कम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड प्रिवेंट द आयन मूवमेंट इन द सॉलिड KBr। हाँ, KBr के अंदर क्या होता है, K और Br के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ही क्लोज हो जाता है, यानी कि बहुत नजदीक हो जाने के कारण क्या होता है, ये गति को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी। डी क्या है, गलित रूप से KBr गैसीय परमाणु में विघटित हो जाता है, गैसीय में नहीं होता है। जैसे KBr है ना, बेसिकली ये क्या है, लिक्विड, एक्वस में विघटित हो सकता है, गैसीय में नहीं और ठोस में भी नहीं। किस में होता है, एक्वस में। एक्वस में मतलब लिक्विड में विघटित हो जाता है, ठीक है, ना कि ठोस में और ना ही गैस में। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो KBr ठोस रूप में विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि KBr एक क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा होता है, और ये लेटिस का फॉर्मेशन करता है। लेटिस में क्या होता है, एटम एटम के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। डिस्टेंस बहुत ही कम होने के कारण क्या होता है, ये मूवमेंट नहीं कर पाता है। मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं होगा, इसमें इसमें क्या नहीं होगा, ये आयनिक बॉन्ड प्रिवेंट आयन मूवमेंट, आयन का मूवमेंट क्या होगा, नहीं कर पाएगा सही से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालन नहीं करते, आयन का मूवमेंट नहीं हो पाता अच्छे से, इसलिए क्या करते हैं, चालन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेटिस के इनसाइड। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उदासीनीकरण का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा है। अब मैं बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक HCl है, HCl को किस रिएक्शन करते हैं, NaOH से के साथ उदासीनीकरण के लिए क्या क्या मिलता है। अब उदासीनीकरण में क्या मिलता है, आपको देखिए, ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। एसिड बेस का रिएक्शन होने पे क्या मिलता है, लवण। लवण मतलब NaCl और H2O जल मिलता है ना। तो अब मुझे बताओ, उदासीनीकरण में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, गैस तो नहीं मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सोडियम क्लोराइड और पानी, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन से क्या मिलेगा, लवण और पानी मिलता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पास समझाया था कि एसिड बेस रिएक्शन में क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन की ओर ले जाता है। पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो होता है, पहले देख लीजिए, सारे रिएक्शन में ब्लीचिंग पाउडर किस में है, यही है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। आपको यदि ब्लीचिंग पाउडर का इसमें केमिकल फॉर्मूला भी पता रहता है तो इसको सिर्फ आप कर ले रहते हैं। किसमें ओनली ब्लीचिंग पाउडर है, ऑप्शन नंबर 4 में, और किसी में ब्लीचिंग पाउडर नहीं है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि और ले जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं, ये क्या फॉर्मेशन देता है, ब्लीचिंग पाउडर और जल, CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो क्या आपको मिलेगा, CaOCl, यानी कि सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर और जल का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 24 बोल रहा है जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ मिलकर
सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु देखिए, सोडियम क्या होता है +1 और क्लोरीन माइनस, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, अब ये प्लस है इसके पास तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चीज को लेगा तो क्या करेगा, लॉस करेगा अपना इलेक्ट्रॉन को, कौन, सोडियम। लॉस करेगा तभी तो क्या फॉर्मेशन होगा, न्यूट्रल बनेगा NaCl, है ना, तब जाके नमक का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसका एक एटम को ले लेगा और इसको क्या कर देगा, सोडियम को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो लॉस कौन कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है यहाँ पे, सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, ठीक है, गेन कर रहा है इस वाले केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, कौन, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम के केस में पूछ रहा है क्या करेगा, नमक जब बनेगा तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खो देता है, वो उसके पास +1 होता है, वो किसको दे देता है, क्लोरीन पे माइनस पे उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन खो देता है, कौन, सोडियम। अब अभिक्रिया MnO2 और 4HCl MnCl2 और जल और क्लोरीन में कौन सा अपचयित होता है, अपचयित में देख लेते हैं। अपचयित का मतलब होता है कि रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए Mn का हम निकालना चाहें तो ऑक्सीजन का क्या होता है -2 प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0 इक्वल लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे MnCl2, क्लोरीन में क्या होता है चार्ज नेगेटिव -1, x रखते हैं और -1 कितना है 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे x कितना आ गया 2। अब बताइए 4 से 2 में आ गए, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, यानी कि 4 से 2 में आ गए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लॉस कर रहा है, कौन, मैग्नीज। मैग्नीज अपना क्या कर रहा है, मैग्नीज अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लूज जब करता है तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया में Mn क्या है गया, अपचयित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली आपको चेक कर लेना है कि कौन रिड्यूस कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 4 से किस में आ गया, फाइनल प्रोडक्ट फाइनल में 2 में आ गया, तो ये क्या कर रहा है, मैग्नीज। मैग्नीज अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपचयित होता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो जा रहा है, कौन, मैग्नीज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीज। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु नम हवा में सबसे कम संचारित होने की संभावना रखती है। अब देखिए सबसे कम संचारित होना कौन है, सबसे जो नीचे रहेगा ना वो सबसे कम संचारित होगा, ठीक है। तो सबसे नीचे देखिए कौन सा है, तो फर्स्ट ऊपर में क्या है मैं आपको बता दूं, तो मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके बाद है सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, ये सीरीज है रिएक्टिविटी का, उसके बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर Ag, उसके बाद गोल्ड है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, वो यानी कि क्या होगा, जिसका ज्यादा क्या बोलते रिएक्टिविटी होगा वो कम क्या करेगा, संचारित कम कौन करेगा, जिसका रिएक्टिविटी क्या हो, कम हो, और संचारित ज्यादा कौन करेगा, जिसका रिएक्टिविटी क्या हो, ज्यादा हो। तो सबसे कम देखिए किसका क्या रिएक्टिविटी सबसे कम देखना है, कम संचारित कौन होगा, जो कम रिएक्टिविटी रखता है। कौन कम रिएक्टिव रखता है, देखिए तो इस वाले में आयरन के बाद देखिए, तो अब मैं इसको बना लू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद जिंक है, कॉपर, कॉपर देखिए लास्ट में है, आयरन देखिए कहाँ पे है, हाँ, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। तो कॉपर क्या है यहाँ पे, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव तो क्या होगा, कम संचारित, तो कम संचारित क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉपर, ठीक है। तो मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम का ज्यादा है, यानी कि रिएक्टिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। जिसका रिएक्टिव क्या होगा, यानी कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का क्या होगा, हाईली संचारित होगा, जो कम रिएक्टिव होगा उसका क्या होगा, कम संचारित होगा, कम संचारित कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए कोई ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है, ये आपस में मिलकर क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है ए बी,
ये देखिए आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है, यहाँ में मिल गया ना, एक कंपाउंड बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया, ये क्या हो गया आपस में, दोनों ए और बी आपस में क्या हो गया, मिल गया, मिलने के बाद क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है। तो अब इसका ऑप्शन चूज करेंगे, संयोजन अभिक्रिया में सबसे अच्छा वर्णन क्या है, तो एक अभिक्रिया जहां उत्पादन गैस नियोजित करता है, ए रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट रिलीज गैस, दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, हाँ दो तत्व मिल रहा है और क्या बन रहा है, एक यौगिक बन रहा है। अब गैस रिलीज करेगा, यहाँ पे यदि गैस रिलीज कर दे तो ये क्या हो गया, ये तो कॉम्बिनेशन नहीं हो गया। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, तो सब जितने भी इधर लेफ्ट साइड है वो मिलके क्या हो, राइट साइड में एक बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बना रहा है, दो तत्व मिलकर, देखिए लेफ्ट साइड में दो तत्व है, वो क्या बना रहा है, एक क्या बन रहा है, यौगिक बना रहा है। दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब दो यौगिक के बीच में आदान प्रदान हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये तो भी नहीं होगा। तो कंपाउंड ब्रेक डाउन द सिंपलेस्ट कंपाउंड, अब बोल रहा है ये ए बी सी है, ये ब्रेक हो जाएगा ए बी प्लस सी, ये क्या है, एक का डिस्प्लेसमेंट है, ये ब्रेक हो रहा है। जैसे एक कंपाउंड था, दो कंपाउंड बन गए, यहाँ पे क्या बन गया, एक कंपाउंड और एक क्या बोल रहे हैं उसको, तत्व बन गया, एलिमेंट बन गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बन रहा है सेकंड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, अब देखिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट, क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसके अणु के भीतर प्रबल आबंध होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग, हाँ लो मेल्टिंग मतलब क्या हो गया, लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट, तो उसमें क्या हो गया, उसमें उनमें दुर्बल अंतर आणविक बल भी क्या होता है, उनमें दुर्बल अंतर आणविक बल होता है, ठीक है, यानी कि हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसमें प्रबल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा रहा तो उसमें हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है, दुर्बल रहा तो लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको हाई के केस में हाई हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, और लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग के केस में उनमें क्या हो जाएगा, दुर्बल, यानी कि दुर्बल अंतराण्विक बल होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब ये सामान्यतः गैसीय प्रकृति के होते हैं, नहीं गैसीय नहीं, ये क्या होता है, एक्वस में होता है, यानी कि लिक्विड में, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके अणु भीतर प्रबल आबंध होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, नहीं वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, वीक, लो मेल्टिंग है तो लो बॉन्ड होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, तब जाके क्या मिलेगा आपको, लो मेल्टिंग, ठीक है, और एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एल्कीन श्रेणी में पहले सदस्य का सूत्र कौन सा है, एन इन आइन होता है एल्कीन, यानी कि CnH2n। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो 2 रखें, 2 4, ये तो हो रहा है सदस्य, ठीक है, ये हो रहा है, 3 रखते हैं, 3H6 हो जाएगा, ये भी हो रहा है, 4 रखते हैं, 4, ये क्या हो जाएगा 8, ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए 6 है, ये यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 6 है। अब 5 वाला देखते हैं, C5H10 हो जाएगा, तो ये भी हो रहा है, कौन सा नहीं होगा, C4H6, ये क्या नहीं होगा, एल्किन श्रेणी का सदस्य नहीं होगा। तो एल्किन श्रेणी का आपका ये क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n, आपको ध्यान रखना होगा, ये n क्या होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट, जितना बढ़ाओगे 1 2 3 एलिमेंट बोल रहे हैं, यानी कि नंबर किसका, यानी कि कोई भी एलिमेंट में उसमें क्या बोल रहे हैं उसको, आयंस को इंक्रीज करोगे, यानी कि नंबर से इसका इंक्रीज करोगे एलिमेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज n इक्वल टू क्या रख सकते हैं, वो भी क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे प्रकार से रख सकते हैं ना, ये 0.5 नहीं रख सकते हैं, डेसिमल में नहीं रख सकते, ठीक है, ओनली n इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर हो सकता है ओनली, ठीक है। तो आपको क्या ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30, द्विविस्थापन अभिक्रिया सामान्यतः कहाँ होती है, द्विविस्थापन जो होता है वो नहीं, तीनों अवस्था में नहीं होता है, ठीक है,
और यानी तीनों अवस्था मतलब सॉलिड बोल रहा है, लिक्विड बोल रहा है और गैसेस में बोल रहा है। नहीं, तीनों अवस्था में नहीं होता है। किसमें होता है? ओनली एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हमेशा एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में होता है। और ये वाला गैसेस नहीं, गैसेस में भी नहीं होता है, ठोस में भी नहीं होता है। किसमें होता है? ओनली एंड ओनली एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में क्या होता है आपका? द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? अब संतुलित बताया था मैंने आपको, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट, अदर साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में देखिए हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का नंबर कितना है इधर? 2। लेफ्ट साइड का बात करेंगे, फर्स्ट नंबर को चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन इधर देखिए कितना हो गया, ये 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन हो गया 4, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो बोल रहा है आपको संतुलित है, तो ये संतुलित तो नहीं है। क्यों? देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, और इधर कितना है? 2 दूना 4, 4 है, ये भी नहीं होगा। H2O2, देखिए यहाँ पे देखिए, इस वाले में O कितना हो गया? 3, यहाँ क्या हो गया? 2, ये भी नहीं है। अब देखिए H2O, ये देखिए यहाँ पे H2 तो मिल रहा है, बट O2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे देखिए H2 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। O2 में 2 भी है, यहाँ पे भी देखिए 2 ऑक्सीजन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आपको करना क्या है, प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है, उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं उसको क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में इधर 4 है, तो आपको राइट साइड में भी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ऑक्सीजन में इधर 2 है, तो राइट साइड में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ऐसे रिएक्शन जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में एटम्स का क्या हो, नंबर क्या हो, इक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? यानी कि कोई भी एलिमेंट का एटम्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसके क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। ठीक है। 41, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उदासीन विलयन के पीएच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब उदासीन आपको बताया था, सोरेसन नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या बताया था? उदासीन मतलब 7, और 0 से लेके 7 एसिडिक, 7 से 14 क्या होता है? बेसिक, यानी कि ये अम्लीयता को दर्शाता है। हाँ, और ये क्या? क्षारीयता को दर्शाता है। अब अम्लीयता कहाँ से कहाँ तक होता है? अम्लीयता आपको 0 से लेके <7, ठीक है, 7 से कम होना चाहिए, 7 नहीं। और उदासीन, उदासीन कब होगा? 7 में होगा। और क्षारीय, क्षारीय कब होगा? 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा और 14 के बीच। ठीक है, 14 भी क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है? उदासीन विलयन, तो उदासीन में क्या हो जाएगा? पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। तो 7 ये बोल रहा है पीएच इज नॉट इक्वल टू 7, नहीं, पीएच इज इक्वल टू 7, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये लेस देन 7, लेस देन 7 किस में होता है? देखिए अम्लीयता में होता है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन रॉन्ग। पीएच इज मोर देन 7, मोर देन 7 किस में होता है? क्षारीयता में होता है। उदासीन में पूछे तो 7 के बराबर होता है। ठीक है, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।